Administrative changes after 1858। प्रस्तावना अपने सर का विद्रोह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह विद्रोह भारतीय जनता की असंतोष की ज्वाला का परिणाम था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध फूट पड़ी थी। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने ब्रिटिश सत्ता को यह सिखा दिया कि अगर शासन व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया तो उनका साम्राज्य अधिक दिनों तक टिक नहीं पाएगा। यही कारण था कि 1828 के बाद भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इन परिवर्तनों का उद्देश्य न केवल ब्रिटिश शासन को स्थिर करना था, बल्कि भारतीयों को यह दिखाना भी था कि अब शासन अधिक उत्तरदायी और संतुलित होगा। इस लेख में हम 1858 के बाद भारत में हुए प्रशासनिक परिवर्तनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में बदलाव की आवश्यकता। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी थीं। विद्रोह के कारणों से सबक लेते हुए उन्होंने महसूस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय अक्षमता ने विद्रोह को जन्म दिया। भारतीयों के धार्मिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप से असंतोष बढ़ा। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी अत्यंत न्यून थी, जिससे वे शासन से शुरू हो गए। इसीलिए 1858 के बाद उन्होंने प्रशासनिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन किए। भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। यह अधिनियम भारतीय शासन में सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव लाया। मुख्य प्रावधान: ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत का शासन पूरी तरह ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। इस तरह भारत ब्रिटिश साम्राज्य का आधिकारिक उपनिवेश बन गया। भारत सचिव का पद सृजित। ब्रिटेन की संसद ने भारत मामलों के लिए एक नया मंत्री नियुक्त किया, जिसे भारत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता और भारत के शासन से जुड़े सभी मामलों की देखरेख करता। भारत परिषद का गठन। भारत सचिव की सहायता के लिए 22 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। इनमें से 17 सदस्य पूर्व में भारत में काम कर चुके होते। यह परिषद परामर्शदात्री संस्था थी। गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय गवर्नर जनरल अब केवल कंपनी का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि माना जाने लगा। इसी कारण गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। 1858 के बाद प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन। केंद्र और प्रांतों का प्रशासन। भारत का प्रशासन केंद्रीकृत रहा। वायसराय केंद्र में सर्वोच्च अधिकारी था। प्रांतों में गवर्नर, उप गवर्नर या कमिश्नर नियुक्त किए गए। प्रांतों में भी अंग्रेज अधिकारियों का वर्चस्व रहा। सिविल सेवा में बदलाव। भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS को मजबूत किया गया। अब इसकी परीक्षा ब्रिटेन और भारत दोनों में आयोजित होने लगी, लेकिन परीक्षा ब्रिटिश मानकों पर आधारित थी, जिससे भारतीयों का चयन दुर्लभ हो गया। प्रशासन में दक्षता और अनुशासन पर विशेष जोर दिया जाने लगा। सेना में परिवर्तन। 1857 के विद्रोह में सेना की भूमिका को देखते हुए इसमें बड़े बदलाव किए गए। भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को बदल दिया गया। भारतीयों की संख्या कम की गई, तो पखाना और अन्य तकनीकी हथियारों पर यूरोपीय सैनिकों का नियंत्रण रखा गया। विभिन्न जातियों और धर्मों के सैनिकों को मिलाकर रेजिमेंट बनाई गई, ताकि सामूहिक विद्रोह की संभावना कम हो। भारतीयों के बाद नीति में परिवर्तन। धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेपन करने की नीति। इस विद्रोह से सबकते हुए ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों के धर्म और परंपराओं में हस्तक्षेपन करने की नीति अपनाई। ये भाटिया की महारानी विक्टोरिया की घोषणा में यह स्पष्ट किया गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करेगी। किसी धर्म के प्रसार में राज्य की कोई भूमिका नहीं होगी। भारतीयों के प्रति नरमी दिखाने का प्रयास। वफादार शासकों और जमींदारों को उनकी संपत्ति लौटाई गई। रियासतों की नीति में बदलाव किया गया। हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया और रियासतों की उत्तराधिकार की मान्यता दी जाने लगी। न्यायिक और विधायी सुधार। उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में की गई, ताकि न्यायिक प्रणाली को अधिक व्यवस्थित किया जा सके। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कानून निर्माण के लिए नामांकित सदस्य जोड़े गए। हालांकि भारतीयों की भागीदारी अभी भी सीमित रही से तक अन्य प्रशासनिक परिवर्तन। भारतीय परिषद अधिनियम 1868
वायसराय की कार्यकारिणी में विधायी कार्यों के लिए गैर सरकारी सदस्य जोड़े गए। प्रांतों में विधायी शक्तियों को आंशिक रूप से पुनर्स्थापित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम निबाइट नाइडा विधायी परिषदों भारतीय सदस्यों की संख्या थोड़ी बढ़ाई गई। परिषदों को बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई, हालांकि अधिकार सीमित थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार विधायी परिषदों में भारतीयों की संख्या और भूमिका बढ़ाई गई। पृथक निर्वाचिका सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की गई, जिससे मुस्लिम समुदाय को विशेष प्रतिनिधित्व मिला। प्रशासनिक परिवर्तन के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। शासन में अधिक केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासन कायम हुआ। भारतीयों की विधायी परिषदों में आंशिक भागीदारी शुरू हुई। न्यायिक प्रणाली और कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुए। भारतीय सेना और प्रशासन में अनुशासन बढ़ा। नकारात्मक प्रभाव। सत्ता ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में केंद्रित रही। भारतीयों को केवल प्रतीकात्मक भागीदारी मिली। सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी नाम मात्र की रही। पृथक निर्वाचिका ने भारतीय समाज में सांप्रदायिकता की नींव डाली। प्रशासन भारतीय जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से कटा रहा। निष्कर्ष। यूगो सिबाइट के बाद के प्रशासनिक परिवर्तन ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिरता और सत्ता बनाए रखने के लिए थे। इनमें कुछ सकारात्मक पहलू अवश्य थे, जैसे न्यायिक सुधार, विधायी परिषदों की स्थापना, भारतीयों की सीमित भागीदारी। लेकिन इन कामों के उद्देश्य भारतीय जनता को सत्ता में वास्तविक भागीदारी देना नहीं था। इन परिवर्तनों ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना को जगाया और स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की। 1843 से हज तक का काल भारतीय प्रशासन में क्रमिक परिवर्तनों और भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता का गवाह रहा। अंततः ये परिवर्तन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली क्रांतिकारी चेतना को जन्म देने में सहायक सिद्ध हुए।